Hello everyone, welcome to my channel Dot to Study. So here I am back with a new video. ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा MCQ सीरीज़ का ही एक पार्ट है। MCQ सीरीज़ का मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, ओके। और ये MCQ सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट का चल रहा है? ज्योग्राफी के लिए चल रहा है। हमारा ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के लिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQs हर एक चैप्टर से लेके आ रही हूँ। तो वही है हमारा MCQ सीरीज़, ओके। तो पिछली वाली वीडियोस यानी कि मैं अभी तक एज आई ऑलरेडी सेड कि अभी तक MCQ सीरीज़ में मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, इज़न्ट इट? और वो दोनों ही वीडियोस टोपोग्राफी के ऊपर था, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स पार्ट 1 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स पार्ट 2। इस तरह से है वो दोनों वीडियोस का टाइटल, ओके, अंडरस्टूड। तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर एंड दैट इज क्लाइमेट, ओके। तो हम क्लाइमेट चैप्टर से मैं आपके लिए कुछ MCQs दैट इज अराउंड 20 MCQs इस वीडियो में मैं लाई हूँ और उस 20 MCQs को हम आज डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियोस में हम फिर से अराउंड 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया एक्सपीरियंसेस? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल मॉनसून, ऑप्शन सी टेम्परेट, ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन। सो मैं ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आई थिंक आप सब आंसर सोच चुके होंगे, isn't it? So the answer is tropical monsoon. अब इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है और उसके साथ साथ इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ही हाई लेवल में जो मॉनसून विंड्स है वो अफेक्ट करते हैं, ओके। सो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज India lies in the tropical belt. The climate of India is influenced by the monsoon winds. These monsoon winds are largely confined to the tropics. और ये जो monsoon winds है ये largely जो हमारा tropical region है, that is tropics between 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ही ये winds ज़्यादातर ब्लो करते हैं। तो इसी वजह से इंडिया का tropical monsoon type of climate है, okay. So let's move on to question number 2. What is the characteristic of tropical monsoon type of climate? Okay, first question read करने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अब क्वेश्चन है ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स एंड ड्राई विंटर्स, ऑप्शन बी रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड वेट विंटर्स, option C relatively low temperature and wet winters, and option D relatively low temperatures and wet winters. अच्छा, इधर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया क्वेश्चन में। एक्चुअली रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड ड्राई ओके रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड ड्राई विंटर्स होता, ओके। जब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PPT का लिंक डाल दूंगी तब मैं करेक्शन कर दूंगी, ओके। So for the time being option D है relatively low temperature and dry winters. So I think by now you all have said the answer, isn't it? Yes, the answer is relatively high temperature and dry winters. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो हाई रहता है, मीन्स गर्मी रहता है। एंड ड्राई विंटर्स यानी कि विंटर्स में विंटर सीजन में बारिश नहीं होता, isn't it? अगर हम जनरली देखें तो विंटर सीजन में बारिश नहीं होता है इंडिया में। तो वही है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक। आप मीन्स फॉरेन कंट्रीज में आप देखे होंगे, कुछ फॉरेन कंट्रीज में विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है। तो ये स्नोफॉल क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, isn't it? बट ऐसा कोई स्नोफॉल या रेनफॉल हमारे कंट्री में विंटर सीजन में देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इंडिया में ड्राई विंटर्स होता है कहा जाता है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3.
डैश प्रिवेंट्स द साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट्स, सी हिमालयाज एंड डी अरावली रेंज। ओके, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो MCQ सीरीज़ है इसे अटेंड करने से पहले you make sure that you have read the chapter at least once or twice at least. okay, अब जितना बार पढ़ेंगे उतना ही आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर लाइन बाय लाइन। ओके, तो इसलिए मैं कह रही थी कि यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड कम टू सी दिस वीडियो। सो by now I think you all have said the answer, and the answer is Himalayas. हिमालयाज ही हमारे इंडिया को ये साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट करता है। सो लेट्स सी इधर आप देख सकते हैं, ये रहा हिमालयाज, इजंट इट? ये पूरा रेंज जो है ये हिमालयन रेंज है। तो यही हिमालयन रेंज जो साइबेरियन विंड्स आते हैं उसको इंडिया में घुसने से रोकता है। अब ये हिमालयाज है बोल के हमारा जो इंडिया है वो एक मीन्स व्हाट यू कैन से बहुत ही कोल्ड कंट्री नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि अगर साइबेरियन विंड्स इंडिया में एंटर कर पाता देन इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस वेरी लो टेम्परेचर्स। अंडरस्टूड? तो हमारा जो हिमालयाज है वही हमें इस साइबेरियन विंड इस कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है। तो हिमालयाज का दो फंक्शन है। एक तो है कि इट प्रोटेक्ट्स सॉरी जस्ट मिनट, ओके, हाँ हमारा स्लाइड चेंज हो गया था। सो इसका दो फंक्शन है। एक तो ये है कि हिमालयाज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम साइबेरियन विंड्स, और साइबेरियन विंड्स एंटर नहीं करता, इसी की वजह से इंडिया का टेम्परेचर जो है रिलेटिवली हाई रहता है और कोल्ड डेजर्ट नहीं बना है इंडिया। और दूसरा फंक्शन ये है कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है जो इंडिया के साउथ से वाटर बॉडी से एंटर करता है वो जो विंड्स है वो हिमालयाज में टकरा कर, वो नीचे से आकर इधर हिमालयाज में टकराते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शो इट। ओके, सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आप जानते हैं वही आता है इजंट इट इंडिया में। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो इस तरफ आकर इधर ये हिमालयाज में टकराते हैं और इसके हिमालयाज के विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होता है। ओके, तो ये दो फंक्शंस है हिमालयाज का। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? ऑप्शन ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड डी आर्कटिक सर्कल। अगर आप इंडिया का मैप अच्छे से देखे हैं देन डेफिनेटली यू विल नो द आंसर, इजंट इट? सो यस, द आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं, इजंट इट? ये रहा हमारा मैप और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को ऑलमोस्ट या फिर नियरली हाफ इक्वल पार्ट्स में नियरली हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, इजंट इट? तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होता है, ये हमारा लैटिट्यूड है, और ये रहा हमारा सेंट्रल मेरिडियन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन विच जोन डज द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया लाइज? यानी कि ये जो पोर्शन है ये कौन से जोन में, ये जो पूरा पोर्शन है इंडिया का ये कौन से जोन में लाई करता है? ये है हमारा क्वेश्चन, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, इजंट इट? सो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि इंडिया को 2 पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। तो नॉर्दर्न पार्ट कौन से जोन में होगा? यस, द राइट आंसर इज टेम्परेट जोन, इजंट इट? अब टेम्परेट जोन क्यों है? सी टेम्परेट जोन, ओके इधर नहीं है, जस्ट अ मिनट, हाँ इधर आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, ओके आई थिंक कि आपको इक्वेटोरियल जोन, टेम्परेट जोन ये सब किसे कहा जाता है जानते होंगे, इजंट इट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में
जितना एरिया लाई करता है उसे इक्वेटोरियल जोन कहा जाता है या फिर ट्रॉपिकल जोन। ओके, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, और नीचे की बात करें देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल, ये रीजन में जो भी एरियाज लाई करते हैं उसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। ओके, तो इधर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इजंट इट? तो इसीलिए नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया लाइज इन द टेम्परेट जोन। ओके, सी आई एम ड्राइंग अ रफ डायग्राम ऑफ द ग्लोब ऑफ अर्थ। तो इधर हमारा इक्वेटर है और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल और ये रहा हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। आई नो कि सर्कल बहुत ही ख़राब है बट जस्ट एडजस्ट विथ इट। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया लाई करता है वो ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं या फिर इक्वेटोरियल जोन में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जितना भी एरिया लाई कर रहा है, ओके, जितना भी एरिया लाई कर रहा है ये सब टेम्परेट जोन में होता है। और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख पा रहे हैं कि इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इजंट इट? इसीलिए ये हमारा टेम्परेट जोन में होता है। ओके, तो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप कि दिस question is very clear to you. So question number 6, in which zone does the southern portion of India lies? अभी ही जस्ट हम नॉर्दर्न पोर्शन साउदर्न पोर्शन सब के बारे में डिस्कस किए, इजंट इट? अर्थ के जोन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक यू ऑल मस्ट नो द आंसर, इजंट इट? यस, द आंसर इज ट्रॉपिकल जोन, इजंट इट? क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो साउदर्न पोर्शन जो है, इधर आप देख सकते हैं साउदर्न पोर्शन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ रहा है, यानी कि इस एरिया में, और ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल जोन ना। सो द आंसर इज ट्रॉपिक्स इन द ट्रॉपिकल जोन। ओके, सी साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया lies in the tropical zone, northern portion है तो temperate zone. So let's see question number 7. How many times does the midday sun can be seen vertically overhead in the southern zone? Option A 1, option B 2, option C 3 and option D 0. So yes, the correct answer is option B 2. ओके, तो अब इसका टॉपिक, इससे रिलेटेड थोड़ी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अब मैं फिर से एक गंदा सा अर्थ बनाने वाली हूँ, मीन्स परफेक्ट सर्कल तो हो नहीं रहा मेरे से। ओके, तो ये रहा हमारा एक रफ अर्थ और इधर हमारा इक्वेटर, अर्थ को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हुए, और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये रहा आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, तो सन जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में एक साल में ही 2 बार देखे जाते हैं। अंडरस्टूड? एक साल में ही 2 बार देखे जाते हैं। ओके, मीन्स इस तरह से। ओके, 2 बार देखे जाते हैं, वर्टिकली ओवरहेड 2 बार देखे जाते हैं। बट अगर हम बाकी जोन्स की बात करें, यानी कि टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये दोनों रीजन्स में, ये दोनों जोन्स में वर्टिकली ओवरहेड सन एक बार भी नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन है, इंडिया में साउदर्न जोन, हाउ मेनी टाइम्स डज द मिड डे सन कैन बी सीन वर्टिकली ओवरहेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया होगा। ओके, मैं थोड़ा उसको रेक्टिफाई कर दूंगी, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की बात करें देन आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो हमारे टेम्परेट जोन में लाई कर रहा है और इधर साउदर्न पार्ट जो है वो
ट्रॉपिकल जोन में लाई कर रहा है, इसीलिए जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर मिड डे सन 2 बार देखे जाते हैं, क्योंकि पूरे ट्रॉपिकल जोन में मिड डे सन 2 बार देखे जाते हैं। बट अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें देन इधर एक भी बार नहीं दिखाई देता। तो अगर इधर ये साउदर्न जोन की जगह इस तरह से क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी टाइम्स डज द मिड डे सन कैन बी सीन वर्टिकली ओवरहेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देन हमारा आंसर 2 नहीं होता। ओके, देन हमारा आंसर होता 0। ओके, तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं जो भी टॉपिक का क्वेश्चन दे रही हूँ वो टॉपिक को डिस्कस कर दे रही हूँ, वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन वो टॉपिक से रिलेटेड आए आप अटेम्प्ट कर पाए। ओके, so let's move on to question number 8. Which side of Western Ghats receive heavy rainfall? Option A Western, B Eastern, C Northern and D Southern. Yes, the correct answer is Western side of Western Ghats receive heavy rainfall. अब ऐसा क्यों होता है वो भी जानते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो इधर हमारा वेस्टर्न घाट्स है और ये जो हमारा ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है, तो हमारा ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो आता है और इस तरह से इधर हिट करता है वेस्टर्न घाट्स को। तो ये कौन सा साइड है? वेस्टर्न साइड है ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इजंट इट? ये हमारा वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स है और ये हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, और वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज द विंडवर्ड साइड, इजंट इट? तो जो विंडवर्ड साइड होता है वहीं पे रेनफॉल होता है। विंडवर्ड साइड का मतलब क्या है? विंडवर्ड साइड का मतलब कि माउंटेन एरियाज का वो साइड जहाँ पर हवा आकर, दैट इज मानसून विंड्स या विंड्स आकर टकराते हैं और रेनफॉल शेड और जो मॉइस्चर है वो शेड होता है। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड विंडवर्ड साइड है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ही बहुत हाई अमाउंट में रेनफॉल होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड, क्योंकि ईस्टर्न साइड जो है वो हमारा लीवर्ड साइड है। ओके, लीवर्ड साइड मतलब वो साइड जहाँ पर विंड टकराता नहीं है। ओके, ये लीवर्ड साइड है, तो इस साइड में रेनफॉल का अमाउंट जो है बहुत ही कम होता है। ओके, ये टॉपिक भी आप समझ गए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. विच विंड्स शेड रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स? ये तो मैं आपको अभी ही बताई। ऑप्शन ए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट मानसून विंड्स एंड ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। So yes, the answer is option A, southwest monsoon winds. Okay, let's move on to question number 10. Why Deccan Plateau receives less rainfall? Option A, it lies in the windward side of Western Ghats. Option B, it lies in the rain shadow area of Western Ghats. Option C, it stands parallel to monsoon winds. And option D, all of these. Yes, the answer is इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। सी, ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट्स और ये जो ब्राउन एरिया जो दिखाया गया है ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो अभी ही 2-3 स्लाइड इसके पीछे वाला 2-3 स्लाइड में ही मैं आपको समझाई कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में रेन शेड करते हैं बिकॉज इट इज द विंडवर्ड साइड। ओके, पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया या फिर लीवर्ड साइड में है। ओके, तो जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स में जो मॉइस्चर होता है वो इस जगह तक डेक्कन प्लेट्यू तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैक्सिमम या फिर मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो वेस्टर्न साइड में ही रेन के फॉर्म में शेड हो जाता है और जो बहुत ही कम अमाउंट में इस तरफ यानी कि ईस्टर्न
ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स के तरफ पहुंच पाता है। इसी के वजह से डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल का अमाउंट बहुत लेस होता है। इसी तरह से ओके, इधर आप देख सकते हैं कि डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया में है एंड इट ऑल्सो लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इजंट इट। तो ईस्टर्न घाट्स में जो रेन मीन्स विंड्स आके टकराता है उसका मॉइस्चर भी डेक्कन प्लेटू को नहीं मिल पाता, क्योंकि डेक्कन प्लेटू ईस्टर्न घाट के भी रेन शेडो एरिया में ही सिचुएटेड है। अंडरस्टूड? तो ये रीजन है। ओके, ऑप्शन में तो आपका वेस्टर्न घाट्स था, बट अगर ईस्टर्न घाट्स आता तो भी वो आंसर करेक्ट ही होता। ओके, इसीलिए मैं वो टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ समझा दे रही हूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Why Rajasthan receives very less rainfall? Option A, absence of mountain range. B, lies in the leeward side of Aravalli range. C, lies in the windward side of Aravalli range. And D, monsoon winds pass parallel to the Aravalli range. So the answer is monsoon winds pass parallel to the Aravalli range. अब ये टॉपिक क्या है इसे भी समझ लेते हैं, isn't it? तो ये रहा हमारा मैप और इधर आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स है और ये रहा हमारा अरावली रेंज। ओके, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो इधर टकरा कर सीधा इस तरह जाते हैं और ये विंड्स ये अरावली रेंज के सीधा पैरेलल होकर निकल जाते हैं। अंडरस्टूड? सीधा पैरेलल होके निकल जाते हैं और जो अरावली रेंज है उसके साथ नहीं टकराते। अंडरस्टूड? सी, इधर ये ऐसे पैरेलल निकलते हैं। ओके, सो अरावली रेंज के साथ अगर नहीं टकराएंगे तो रेन भी शेड नहीं करेंगे। तो इसी के वजह से जो हमारा राजस्थान है उधर रेनफॉल बहुत ही कम अमाउंट में होता है और इंडिया में राजस्थान में ही थर्ड डेजर्ट भी देखा जाता है। ओके, सो दिस इज द ओनली रीज़न, जब तक जो विंड्स है वो माउंटेन में नहीं टकराएंगे तब तक वो रेन जो है वो शेड नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो वही रीज़न है, इधर माउंटेन में नहीं टकरा रहा और ये माउंटेन के सीधा पैरेलल निकल जा रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 degree Celsius for every dash rise in height. Option A 100 meter, option B 200 meter, option C 166 meter and option D 50 meter. Yes, the right answer is 166 meter. Okay, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मीन सी लेवल से, ओके सपोज ये एक माउंटेन है, ओके तो मीन सी लेवल से हम जितना हाइट मीन्स जितना हाइट जो है बढ़ता जाएगा उतना ही टेम्परेचर घटता जाएगा। ओके, तो ये मीन सी लेवल से अगर 166 मीटर तक चले गए तो इधर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। ओके, लेट्स सपोज कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो एरिया का 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस है तो 166 मीटर जाने के बाद वो 30 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। फिर अगर हम फिर 160 मीटर गए तो वो फिर 1 डिग्री घट जाएगा, यानी कि फिर 28 डिग्री रहेगा। फिर 166 मीटर गए तो फिर से वो 1 डिग्री घट जाएगा, यानी कि फिर 27 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन हाइट there is a decrease of 1 degree Celsius. Okay, so let's move on to question number 13. Why Ooty experiences much lower temperature than Kochi? Okay, इधर भी एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, I will rectify it. Okay, जब तक आपको पीपीटी मिलेगा तब तक ये सब रेक्टिफाई होके ही आपके पास पहुंचेगा। इधर कोच्चि होगा। ओके, ये हमारा ऊटी नहीं, इट्स कोच्चि। ओके, so the question is why Ooty experiences much lower temperature than Kochi. Option A, Ooty is at a higher altitude than Kochi. B, Ooty is at a lower altitude than Kochi.
C. Kochi is located in coastal area but Ooty is not. And option D. Ooty is located in northern India but Kochi is located in southern India. Okay. So आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऊटी इज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड देन कोच्चि. ओके, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझाई कि जैसा हाइट बढ़ता है वैसे टेम्परेचर घटता है, इजंट इट. तो ऊटी जो एक हिल स्टेशन है, सो ऊटी का जो ऑल्टीट्यूड है मीन सी लेवल से वो कोच्चि से बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ऊटी में टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहता है. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन. और ये जो ऑप्शन है ऊटी इज एट अ लोअर टेम्परेचर, लोअर अल्टीट्यूड, वो तो होगा नहीं. कोची इज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया बट ऊटी इज नॉट, वो भी नहीं. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो लोअर टेम्परेचर मीन्स हायर ऑल्टीट्यूड. और इधर और एक क्वेश्चन है ऊटी इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ऊटी कोची दोनों ही साउदर्न इंडिया में ही लोकेटेड है, इजंट इट. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. Which factor is responsible for the moderate climate in coastal areas? Yes, कोस्टल एरियाज में आप जानते हैं कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है. तो ये कौन से फैक्टर की वजह से है? ऑप्शन ए लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ऑप्शन बी माउंटेन्स, सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी अरवली रेंज. ये तो बहुत ही मीन्स इजी क्वेश्चन हो गया विथ वेरी सिंपल ऑप्शंस, इजंट इट. सो द आंसर इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, क्योंकि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ही हमारे कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को एक मीडियम लेवल यानी कि मॉडरेट लेवल में रखते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो? आई थिंक यू ऑल नो कि एल नीनो क्या होता है, इजंट इट? एल नीनो एक ओशन करंट है. सो ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस सरफेस टेम्परेचर ऑफ सीज. बी, affects movement of monsoon winds in the Indian Ocean. C, causes drought. And option D, all of the above. Yes, अगर आप इस करंट के बारे में, इस ओशन करंट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, then you will get the right answer. Yes, the right answer is all of the above. एल नीनो का इफेक्ट्स, ये तीनों ही इफेक्ट एल नीनो का ही है. पहला है इट इंक्रीजेस सरफेस टेम्परेचर ऑफ सीज. ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट. ओके, वार्म ओशन करंट है, देन इट्स ऑब्वियस कि वो सीज के सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाएगा. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन. ओके, एंड नेक्स्ट है कॉजेस ड्रॉट. एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ वार्म ओशन करंट, वो सरफेस टेम्परेचर, सी के सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा रहा है. इट मीन्स कि वो नियर बाय लैंड के लैंड में भी मॉइस्चर घटाएगा और ड्रॉट लाइक सिचुएशन कॉज करेगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स द कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख? कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख. ऑप्शन ए मैंगो शार्स, बी काल बैसाखी, सी बरदोली छिरा एंड ऑप्शन डी चेरी ब्लॉसम्स. यस, the answer is काल बैसाखी. ओके, काल बैसाखी बंगाल में जो लोकल विंड्स ब्लो होता है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्ग थंडर विंड्स, रेनफॉल सब होता है. तो इसको बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है. ओके, क्योंकि बैसाख मंथ में ये होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. What is the name given to strong winds associated with thunderstorms and heavy rainfall in Assam? Okay, तो ऑप्शन ए मैंगो शार्स, बी काल बैसाखी, सी बरदोली छिरा एंड डी चेरी ब्लॉसम्स. यस, द आंसर इज बरदोली छिरा. ये जो लोकल विंड है जिसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में भी बात किए, यानी कि काल बैसाखी जो बंगाल में फ्लो होता है तो उसे काल बैसाखी बोला जाता है. जब यही लोकल विंड जब आसाम में फ्लो होता है, ब्लो होता है, देन उसे बरदोली छिरा कहा जाता है. तो ऐसे प्लेस टू प्लेस इसका डिफरेंट नेम्स दिया गया है. ओके, बट जो चीज़ है वो सेम ही है. क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म एंड हेवी रेनफॉल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 इज वेयर डज बरदोली छिरा ओरिजिनेट? ओके, जो बरदोली छिरा आसाम में ब्लो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मीन्स उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो आसाम तक पहुँचता है.
ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट्स, सी वेस्टर्न घाट्स एंड डी अनाईमुड़ी। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीड किए हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू द लाइन्स, देन आई थिंक यू कैन गिव द आंसर। यस, द आंसर इज छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो बरदोली छिरा छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, why are the mango showers called so? Okay, why are the mango showers called so? Okay, ये एक गलती से आ गया है। ओके, ऑप्शन ए it helps in the growth of jute, B it is beneficial for the growth of rice, C it is beneficial for the growth of tea and coffee, and D it helps in the early ripening of mango. ओके, तो आप ये मीन्स क्वेश्चन सुन के, मैंगो शार्स सुन के ही राइट आंसर दे सकते हैं। यस, द राइट आंसर इज इट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। ओके, तो ये जो लोकल विंड्स है, जिसे हर जगह पर अलग अलग नामों से कहा जाता है, लाइक चेरी ब्लॉसम्स, कहीं पे मैंगो शार्स, कहीं पे बरदोली छिरा, कहीं पे काल बैसाखी, बंगाल में काल बैसाखी, बरदोली छिरा आसाम में कहा जाता है, देन कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम्स, केरला में मैंगो शार्स, इस तरह से इसका अलग अलग नाम है। तो बंगाल में इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ जूट एंड फॉर राइस, और कर्नाटका, केरला, इस सब रीजन्स में इट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड कॉफी, एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। ओके, so let's move on to the last question of this video. Question number 20, what is the name given to strong winds associated with thunderstorms and heavy rainfall in Karnataka? मीन्स कर्नाटका में ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है उसे क्या नाम से बोला जाता है? ऑप्शन ए मैंगो शार्स, बी काल बैसाखी, सी बरदोली छिरा एंड डी चेरी ब्लॉसम्स। तो इससे रिलेटेड, ये लोकल विंड से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक आपके स्पेसिमेन पेपर में भी था, इजंट इट? सो द आंसर इज चेरी ब्लॉसम्स। इसके बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताई। ओके, तो अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, देन यू हैव द फैसिलिटी कि आपके यूट्यूब में तो सेटिंग्स है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, इजंट इट? तो क्योंकि आई वॉन्ट कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, सबको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। ओके, पर अगर आप ये टॉपिक सब पहले से जानते हैं, देन यू कैन जस्ट स्पीड अप द वीडियो, इजंट इट? क्योंकि आपका टाइम भी अभी इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम बहुत ही पास है, इजंट इट? सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इसी चैप्टर का पार्ट 2। ओके, अभी तो हम ये 20 क्वेश्चंस के थ्रू बस आधा ही चैप्टर कवर किए हैं, और जो आधा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन विथ अराउंड 20 क्वेश्चंस मैं आपको मीन्स ये पूरा चैप्टर को कवर कर दूंगी। कौन सा? क्लाइमेट वाले चैप्टर को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं टोपोग्राफी पढ़ाई, उसके बाद सीधा क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ाई, मैप्स यानी कि लोकेशन एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स तो पढ़ाई ही नहीं हूँ। सो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आज या कल बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। ओके, सो डोंट वरी, वो चैप्टर को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड सून। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लाइव सेशंस करने के लिए, सो वो लाइव सेशंस भी हर एक चैप्टर को मीन्स लाइव सेशंस जो लूँगी मैं, उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर को लूँगी और उसका एक वन शॉट सीरीज जैसे करेंगे, जिसमें हम एक ही लाइव सेशन विच वुड बी अराउंड 45 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स का हमारा लाइव सेशन होगा, और उसी लाइव सेशन में हम पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस तरह से मैं लाइव सेशन करूँगी। तो अभी आपका काम ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जाए और मुझे बताए कि मैं कौन सा चैप्टर का लाइव सेशन लूँ। इससे पहले मुझे क्लाइमेट चैप्टर और सॉइल रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर के लिए कमेंट आ चुका है, तो आई विल सी कि कौन सा चैप्टर का ज़्यादा रिकमेंडेशन है, उसे मैं पहले पढ़ाऊँगी, और बाकी चैप्टर्स को धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। ओके, सो अब और नेक्स्ट काम क्या है आपका? ये वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, इजंट इट? सो
एंड यस, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि लाइव सेशन में लूँगी। तो लाइव सेशन लेने के 1-2 दिन पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि टाइमिंग क्या होगा, कब लूँगी, कौन सा चैप्टर लूँगी। ओके, ये सब मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म करते रहूँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए, और जैसे ही मैं ये MCQ सीरीज़ का वीडियोस अपलोड करूँ तब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना पड़ेगा, isn't it, to get the latest updates. So here we come to the end of this video. So thank you, bye bye and keep studying.